हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलोनी गुप्ता है और आज हम यहाँ पर डीएड एचआई के पेपर 8 के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके साथ इसी पेपर के यूनिट 1 के 1.1 और 1.2 को डिस्कस किया था। आज हम इसी को कंटिन्यूएशन में लेते हुए इसके 1.3 को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है Mechanism of Speech Production, Structure and Functions of Respiratory, Phonatory, Articulatory, Resonatory और Regulatory System। दोस्तों, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन की बात करें तो मनुष्य जैसे कि हम और आप जब स्पीच का प्रयोग करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई व दबाव का सामना नहीं करना पड़ता। जितनी सहजता व सरलता से हम सांस लेते हैं, उतनी ही सरलता व सहजता से हम स्पीच का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन आंतरिक रूप से देखा जाए अगर, तो हमारे शरीर के कई अंग व तंत्र मिलकर सहसंबंध बनाते हुए कई प्रक्रियाएं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वाणी का निर्माण होता है। स्पीच के निर्माण में हमारे शरीर के मुख्यतः 5 तंत्र कार्य करते हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इनका नाम बताऊंगी, उसके बाद एक एक करके इसे एक्सप्लेन करूंगी और इसके अंतर्गत आने वाले अंगों के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें पहला तंत्र है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बोलते समय हमें ऊर्जा प्रदान करता है और इसके अंतर्गत आने वाले जो अंग हैं वे हैं फेफड़े, श्वसन नली, श्वसनिया और हमारी जो पसलियाँ होती हैं उसका पिंजर, और इसमें श्वसन की अन्य मांसपेशियां भी शामिल होती हैं। इसमें दूसरा तंत्र है फोनेटरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत ध्वनि स्रोतों की प्राप्ति होती है और इसके मुख्य अंग जो हैं वह है स्वर तंत्र यानी लैरिंक्स, वोकल फोर्ड व स्वर तंत्र की मांसपेशियां इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। इसमें तीसरा तंत्र या सिस्टम है आर्टिकुलेशन सिस्टम, जिसके द्वारा ध्वनि की उत्पादिकता होती है, जिसके द्वारा विभिन्न वाणी व ध्वनियों का निर्माण होता है, जिसके मुख्य अंग हैं होठ, दांत और हमारी जीभ और तालु। जो हमारा मुख है यहाँ पे उसी की बात की गई है। इसमें चौथा पार्ट है रेजोनेटरी सिस्टम, जिसके द्वारा ध्वनि का अनुवादन व वाहन किया जाता है। इसके मुख्य अंग हैं नाक, मुख, गला। और इसमें पांचवा सिस्टम है या तंत्र है रेगुलेटरी सिस्टम, जिसके द्वारा ध्वनि उत्पादन प्रक्रिया का नियंत्रण होता है, जो कि मस्तिष्क से कहीं ना कहीं संबंधित होती है। अब हम इसको पूरी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, एक एक करके मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम मुख्यतः हमारा सांस लेने व सांस छोड़ने की प्रक्रिया में कार्य करता है और हम इसे आम भाषा में इनहेल एक्सहेल कहते हैं, जिसमें कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम मतलब ऑक्सीजन अपने शरीर में ग्रहण करते हैं तो हम उसे इनहेल कहते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी मुख से निकलने वाली वायु व श्वास के द्वारा बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे श्वसन क्रिया से बाहर निकल जाती है तो हम उसे एक्सहेल कहते हैं। एक्सहेल इनहेल की प्रक्रिया हमारे शरीर में सामान्य रूप से चलती ही रहती है, जिसके बारे में हमें अधिक महसूस तो नहीं होता, लेकिन वो प्रक्रिया आंतरिक रूप से हमारे शरीर में चलती रहती हैं। अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको फेफड़ों के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे जो शरीर के फेफड़े होते हैं वो एक स्पंज के जैसे होते हैं और इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे छिद्र जैसे आप कह सकते हैं आम भाषा में पाए जाते हैं, जो कि बाहर से आने वाली वायु के अंतर्गत जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहयोग देते हैं। और जब हम वाणी का प्रयोग करते हैं अर्थात स्पीच का प्रयोग करते हैं, तो जितनी स्पीड से हम जितनी तेज़ी से बोल रहे होते हैं उतनी ही अधिक हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ये प्रक्रिया आंतरिक रूप से उतनी ही तेज़ी से होती है। अगर हम ये देखें कि मनुष्य की जैसे 2 प्रजातियां होती हैं, इसमें स्त्री व पुरुष, तो पुरुषों में वाणी उत्पादन की क्षमता
स्त्रियों के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है, और इसीलिए जब जितनी तेज़ गति से हम बोलेंगे उतनी ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक हो जाती है, और हमारी श्वसन प्रक्रिया जो होती है वह भी तेज़ हो जाती है, जिसके कारण हमारा शरीर ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। फोनेटरी सिस्टम, श्वसन के बाद जब वायु बाहर आती है तो वह हमारे गले में आने के बाद आवाज़ में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी इस प्रक्रिया के अंत में ही ध्वनि का निर्माण होता है, जिसे हम स्पीच कहते हैं। फोनेटरी सिस्टम में एक वोकल फोर्ड करके भी अंग होता है हमारा, जिसके काम है घाटी। एक वोकल कॉर्ड के अंदर 2 प्रकार की घाटियाँ पाई जाती हैं, जो कि बोलते समय खुलती व बंद होती रहती हैं। तो वोकल कॉर्ड फोर्ड के मुख्य कार्य हैं घाटी को बंद करना, दबाव के कारण वोकल फोर्ड को खोलना, वायु दबाव व स्थिर पेशी तनाव को कम करना, वोकल फोर्ड को पुनः बंद करना। ये सारे मुख्य कार्य हैं वोकल फोर्ड के। और पुरुषों में वोकल फोर्ड कम आवृत्ति पर कंपन करती है, जबकि स्त्रियों में यह अधिक मूल आवृत्ति जो होती है वो कंपन कम करती है। कंपन की सबसे अधिक मात्रा बच्चों में पाई जाती है। और अब हम इसका तीसरा बिंदु पढ़ेंगे, आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में दोस्तों 3 प्रकार की कैविटी पाई जाती है। कैविटी क्या होती है? ये 3 जगह पे होती है, तो वो जिस जगह से संबंधित होती है उसके खाली स्थान को ही कैविटी कहा जाता है। इसमें है पहला है पैरालिंगल कैविटी, ग्रासीय गुहा, नेजल कैविटी, नासा गुहा, ओरल कैविटी मतलब मुख गुहा। मतलब जैसे अब यहाँ पे मुख गुहा की बात की गई है, तो मुंह का जो खाली हिस्सा होता है उसे ही हम ओरल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी, नाक का जो खाली हिस्सा होता है हम उसे नेजल कैविटी कहते हैं। जब हम किसी भी शब्द व स्वर व्यंजन कुछ भी बोलते हैं तो उसके उच्चारण में जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं हम, या ज़्यादा दबाव डालते हैं जिस अंग पर, वो उस पर निर्भर करता है। जैसे जीभ का उपयोग करते समय हम कई अक्षरों को बोलते हैं, हम कई अक्षरों को नाक के सहयोग से भी बोलते हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक अंग का अपना एक भूमिका होती है। जैसे कि जीभ, इसमें होंठ, दांत, सारे अंग आते हैं जो कि हमारे उच्चारण में हमारी सहायता करते हैं। आर्टिकुलेशन सिस्टम में 2 तरीके के आर्टिकुलेशन होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव आर्टिकुलेशन में वे अंग आते हैं जो कि जब हम बोलते हैं तो उनकी स्थिति व जो होती है वो परिवर्तित होती है। जैसे हमारी जीभ हो गई, होठ हो गया, जबड़ा हो गया, ये सब एक्टिव आर्टिकुलेशन के अंग हैं। और पैसिव में क्या होता है? पैसिव में हम जब बोलते हैं तब उन अंगों की स्थिति तो परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन वो एक्टिव आर्टिकुलेशन के अंगों के साथ मिलकर उच्चारण में सहयोग जरूर करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आर्टिकुलेशन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है जीभ। दोस्तों, जीभ की भी अपने प्रकार हैं। इसके 3 भाग होते हैं जीभ जो हमारे मुख के अंदर होती है। जीभ या टंग, सबसे पहला होता है बाह्य, दूसरा होता है मध्य और तीसरा होता है अंतः। और जीभ का प्रयोग हम कई अक्षरों को उच्चारित करने के लिए करते हैं। जैसे एल बोलते समय आपकी जो जीभ है उसकी स्थिति पूरी तरीके से बदल रही है। अतः हम ये परिणाम स्वरूप ये कह सकते हैं कि ये एक एक्टिव आर्टिकुलेशन का अंग है, क्योंकि इसकी स्थिति जो है उच्चारण के समय परिवर्तित हो रही है। और आर्टिकुलेशन सिस्टम का दूसरा जो अंग है वह है ओठ या लिप्स। कई अक्षरों का उच्चारण करते समय हमारे ओठ की जो आकृति होती है या आकार होता है वो उसमें फैलाव आता है, या वो सिकुड़ जाता है, या उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अवश्य आता है। जैसे अब हम पी बोलते हैं, बी बोलते हैं, ओ बोलते हैं, तो जैसे मैंने ओ बोला है तो मेरे मुख का आकार ओ गोल हो गया है। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं
कि आर्टिकुलेशन सिस्टम के अंतर्गत जो लिप्स हमारे यानी ओठ होते हैं उनकी भी अहम भूमिका होती है और ये उच्चारण करते समय एक एक्टिव के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि इनकी स्थिति में बदलाव पाया जा रहा है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम के तीसरे बिंदु या तीसरे अंग की हम अगर बात करें तो इसमें तीत आता है यानी दांत। हमारे पास कई ऐसे भी शब्द होते हैं या अक्षर होते हैं जिनके उच्चारण में हम दांतों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे F हो गया, Z हो गया, V हो गया। तो आप खुद महसूस कर सकते हैं इसके उच्चारण करते समय हम किस तरह से अपने दांतों का उपयोग कर रहे हैं और दांत भी हमारा सहयोग कर रहे हैं ताकि हम F, Z जैसे अक्षरों को उच्चारित कर सकें। आर्टिकुलेटरी सिस्टम का चौथा पॉइंट है एल्वियोलर रेंज। ये हमारे ऊपर के दांतों से ज़रा सा पीछे वाला भाग होता है जो कि शब्दों के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जीभ से मिलने के बाद आवाज़ उत्पन्न होती है, इसमें इसी का सहयोग होता है, जैसे T, D, L। और इसमें पांचवा पॉइंट है मैंडिबल। ये हमारे नीचे वाले जबड़े हमारे मुंह के खुलने व बंद होने में मदद करता है। इसकी हलचल से हमें ध्वनियों को बोलने में सहायता प्रदान होती है। और इसमें पांचवा पॉइंट है पैलेट। पैलेट दोस्तों हमारे मुख का ही एक हिस्सा होता है। इसके दो टाइप्स हम देख सकते हैं, एक होता है सॉफ्ट पैलेट और दूसरा होता है हार्ड पैलेट। सॉफ्ट पैलेट वो होता है जो हमारी जीभ के नीचे का हिस्सा होता है, जो सॉफ्ट होता है, जिसकी खाल आप खुद महसूस कर सकते हैं अपने मुंह में, वो सॉफ्ट होती है। और जो जीभ के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है हार्ड पैलेट। तो किसी भी अक्षर के उच्चारण में इसका भी अपना ही सहयोग होता है। उसमें हम ये कह सकते हैं दोनों पैसिव ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सहयोग ज़रूर करते हैं अक्षरों के उच्चारण में और ये हमारे मुख का एक प्रमुख अंग है। स्पीच निर्माण में चौथे सिस्टम का जो सहयोग है वो इस प्रकार है। इसका नाम है रेजोनेटरी सिस्टम। जो हम ध्वनि का निर्माण करते हैं व बोलते हैं, उसमें जो अनुदान या उतार चढ़ाव जो होता है वो रेजोनेटरी सिस्टम के ही द्वारा होता है। रेजोनेटरी सिस्टम के अंतर्गत नेजल कैविटी से निकलने वाली ध्वनियाँ M, N आदि अक्षरों का हम उच्चारण करते हैं और ओरल कैविटी से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, अर्थात छोटा आ, बड़ा आ आदि, ये रेजोनेटरी सिस्टम के सहयोग से ही उत्पन्न हो पाती हैं। और इसमें पांचवा व लास्ट जो सिस्टम है या तंत्र है उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी सिस्टम। रेगुलेटरी सिस्टम का संबंध सीधे माइंड से होता है, मस्तिष्क से होता है, और मस्तिष्क को हम दो भागों में बांट सकते हैं, लेफ्ट व राइट। इसके दो हिस्से होते हैं और उच्चारण अंगों में उच्चारण जब ध्वनि का निर्माण हो जाता है तो इसी के माध्यम से अर्थात रेगुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही वह ध्वनि कौन सी है, उसका अर्थ क्या है, उसका शब्द का निर्माण मस्तिष्क थिंकिंग लेवल पर हमारे रेगुलेटरी सिस्टम के ही द्वारा ही संभव हो पाता है। आई होप कि आपको मैकेनिज्म ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। मैं इसके आगे के पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। धन्यवाद।